welcome to our new session. Let's start our new session with our journey. Learning is fun. आज के हमारे न्यू सेशन का टॉपिक है रेशियो, प्रपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड. लेट्स अंडरस्टैंड कि होता क्या है. रेशियो क्या होती है, प्रपोर्शन क्या होता है और यूनिटरी मेथड्स क्या होते हैं. वन बाय वन समझेंगे. सबसे पहले आते हैं हम रेशियो पर. तो रेशियो क्या होती है? दैट इज एन एक्सप्रेशन यूज्ड टू मेक कंपैरिजन बाय डिवीजन. क्या एक्सप्रेशन रेशियो क्या है? ये कुछ नया नहीं है. इट्स अ काइंड ऑफ अ डिवीजन, लेकिन हम यहाँ पर कंपेयर करने के लिए उसको लिखेंगे प्रपोर्शन में. एक्सप्रेशन ये एक एक्सप्रेशन है जो हम रेशियो में लिखते हैं. इसका नाम दिया है हमने रेशियो, और ये किस काम आता है? कंपैरिजन के. अब रेशियो का कंसेप्ट क्या है और इसको लिखा कैसे जाता है, ये क्या होता है, वो समझते हैं हम आगे. रेशियो. The ratio of two quantities of the same kind in the same units is a fraction. That shows रेशियो क्या होता है? कंपैरिजन करने का एक तरीका होता है. रेशियो का कंसेप्ट क्या होता है वो समझते हैं. The ratio of two quantities of the same kind and in the same units is a fraction. बेसिकली रेशियो का क्या मतलब है? रेशियो का कंसेप्ट क्या है? वो एक फ्रैक्शन है. मगर किस चीज का फ्रैक्शन है? ये फ्रैक्शन है सेम क्वांटिटीज, सेम काइंड ऑफ क्वांटिटीज, मतलब एक ही तरह की क्वांटिटीज है, उनकी मेजरिंग यूनिट भी सेम है. एक ही तरह की क्वांटिटीज है, उनकी मेजरिंग यूनिट भी सेम है, और वो एक फ्रैक्शन के तौर पर लिखी जाती है. फ्रैक्शन होता है जिसमें क्वांटिटी सेम होती है, सेम तरह की होती है, और सेम उनका मेजरिंग यूनिट भी होता है. वो क्या हो जाता है? वो कहलाता है फ्रैक्शन रेशियो. वो क्या कहलाता है? वो फ्रैक्शन रेशियो. और इसका क्या मतलब होता है? वो क्या दिखाता है? वो दिखाता है हाउ मेनी टाइम्स द वन क्वांटिटी इज ऑफ द अदर. वो उन दोनों क्वांटिटीज को जो रेशियो में लिखी होती है फ्रैक्शन के तौर पर, वो उनका कंपैरिजन दिखाता है एक दूसरे के साथ कि एक दूसरे से कितनी ज्यादा बड़ी है. रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. लेट्स टेक एन एग्जांपल ओवर हियर. दो फ्रेंड्स हैं, टीनू एंड मीनू. कौन फ्रेंड्स है? टीनू एंड मीनू. So I write it here. Teenu and Meenu. Right? टीनू के पास है ₹100 और मीनू के पास है 150. ठीक है, तो इनका रेशियो क्या हुआ? 100 and 150. इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, जैसे कि 0 से 0 कर दिया. इनका कॉमन फैक्टर क्या है? 5, तो वो हुआ 5 2s are 10, 5 3s are 15. Here it is 2/3. इनके पास ये जो पैसे हैं, इनके पास ये जो रुपए हैं 100 and 150, ये इस तरह के रेशियो में हम इसको शो कर सकते हैं. मींस अगर टीनू के पास, यहाँ पर ये पैसे टीनू के पास है और ये किसके पास है? मीनू के पास. कि अगर टीनू के पास 2 रुपीज है तो उसके कंपैरिजन में मीनू के पास 3 रुपीज है. टीनू के पास जो पैसे हैं वो अगर 2 रुपीज है तो टीनू के पास उस 2 रुपीज के लिए कंपैरिजन में 3 रुपीज है. तो ये हो गया कंपैरिजन इन टर्म्स ऑफ रेशियो. तो ये इनका रेशियो हो गया, राइट? 2/3. अब इसमें देखिए, हम दोनों क्वांटिटीज हमारी क्या है? रुपीज ही है, राइट? और रुपीज में इनकी जो मेजरिंग यूनिट है वो भी सेम ही है. ऐसा तो नहीं है कि हम यहाँ पर पैसों में बात कर रहे हैं और यहाँ पे रुपीज में बात हो रही है, यहाँ पे कॉइन्स है, यहाँ पर नोट्स है. नहीं, दोनों ही रुपीज ही है. तो हम इनकी जो मेजरिंग क्वांटिटी है वो भी सेम है. उनका जो मेजरिंग जो काइंड है, उनका जो एक ही तरह की चीज को हम कंपेयर कर रहे हैं. हम रुपीज को चॉकलेट के साथ कंपेयर नहीं कर रहे हैं. हम रुपीज को आइसक्रीम के साथ कंपेयर नहीं कर रहे हैं. हम रुपीज को बॉक्सेस के साथ कंपेयर नहीं कर रहे हैं. हम रुपीज को रुपीज के साथ कंपेयर कर रहे हैं. हम रुपीज को रुपीज के साथ ही कंपेयर कर रहे हैं. ठीक है. और अब ये जो रुपीज है, ये इनका जो मेजरिंग यूनिट है वो भी सेम ही है. तो क्या हुआ? ये हो गया रेशियो का कंसेप्ट. क्या कंसेप्ट हुआ? कि हमने दो सेम काइंड की यूनिट क्वांटिटीज को कंपेयर करा और उसको इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन लिखा, और वो दोनों क्वांटिटीज का जो मेजरिंग यूनिट है वो भी सेम है. नाउ रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. A ratio A is to B is said to be in the simplest form if its antecedents A and consequent B have no common factor other than 1.
रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है? रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म, हमारे पास एक रेशियो है A:B, ठीक है। इसमें जो A है वो है हमारा एंटीसीडेंट, और ये हमारा क्या है? B कॉन्सिक्वेंट। अब क्या है? अब A एंड B है, इसको अगर हम सपोज करो फ्रैक्शन में लिखे तो इन दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट 1 क्यों होगा? क्योंकि 1 तो यूनिवर्सल फैक्टर है, आप किसी भी नंबर को ले लीजिए उसका फैक्टर 1 तो होगा ही होगा। मगर इस 1 को छोड़कर अगर कोई और कॉमन फैक्टर नहीं बचता है तो वो क्या हो जाते हैं? जाती है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने यहाँ पर पहले एग्जाम्पल लिया था 100/150, तो हमने इसको सिंप्लीफाई करा, 0 से 0 कटा तो ये बच गया 10/15। क्या ये अब सिंपलेस्ट फॉर्म में है? नहीं, क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर 1 तो है ही है, मगर 1 के अलावा 5 भी है, तो ये 5 से कट गया। 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, अब 2/3 आ गया। अब इनका कोई कॉमन फैक्टर है? 2 and 3 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1 2 का भी फैक्टर है और 1 3 का भी फैक्टर है। तो अभी रेशियो हो गई 2:3, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। इसके बाद अभी और कोई इनके पास कॉमन फैक्टर नहीं बचा है, कोई स्कोप नहीं इनके सिंप्लीफाई होने का। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। इफ आई टेक अ रेशियो से 12 and 32, right? 12 and 32. Let's simplify this. 12 है यहाँ पर और यहाँ पर 32 है। कोई कॉमन फैक्टर है? 1 तो है ही है, 2 भी है। अब इसको 2 से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो अभी क्या बचा? 6 and 16। क्या अब इनमें कोई कॉमन फैक्टर है? 1 है, 1 के अलावा क्या है? ये दोनों का कॉमन फैक्टर है 2, क्योंकि 2 इसका भी फैक्टर है, 2 इसका भी फैक्टर है, तो ये अब कट जाएगा, 2 से सिंप्लीफाई हो जाएगा। 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, तो ये क्या बचा? 3:8। नाउ दिस 3 और 8 का जो रेशियो है हमारे पास, इसमें कोई और कॉमन फैक्टर बचता है जो उसको सिंप्लीफाई करे? 3 and 8, 3 के टेबल में 8 नहीं आता, और 3 तो वैसे भी 8 से छोटा है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1। सो जो सिंपलेस्ट वे है, जो सिंपलेस्ट प्रोपोर्शन है, सॉरी जो सिंपलेस्ट फॉर्म है इस रेशियो की, दैट इज 3:8, ये इससे ज्यादा और सिंप्लीफाई नहीं हो सकती है, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो। Now we'll understand some important points regarding the ratio. Comparison has to be of the same quantities. यही तो हम सीख रहे हैं कि जो कंपैरिजन है हमारी रेशियोज में, जो हम अपनी रेशियो के अंदर जो नंबर कंपेयर करेंगे वो सेम क्वांटिटी के होने चाहिए, ठीक है, या जो नंबर है वो सेम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने चाहिए। अगर हम दाल का दाल से कंपैरिजन कर रहे हैं, अगर हम वेजिटेबल्स का वेजिटेबल से कंपेयर कर रहे हैं, क्वांटिटीज जो हैं वो सेम काइंड की होनी चाहिए, राइट? हम चॉकलेट से दूध का प्रोपोर्शन नहीं निकाल सकते, हम डिफरेंट, अगर कंपेयर करना होगा तो हम सेम क्वांटिटीज को करेंगे ना। हम कॉटन को और आयरन को कंपेयर नहीं कर सकते, राइट? हम हम क्लोथ्स को एंड वेजिटेबल्स को कंपेयर नहीं कर सकते, तो क्लोथ्स को क्लोथ्स के साथ ही कंपेयर करेंगे, वेजिटेबल्स को वेजिटेबल्स के साथ ही कंपेयर करेंगे, रुपीस को रुपीस के साथ ही कंपेयर करेंगे, एडिबल्स को एडिबल्स के साथ ही कंपेयर करेंगे, व्हीकल्स को व्हीकल्स के साथ ही कंपेयर करेंगे, राइट? व्हीकल्स एंड पिलो को हम कंपेयर नहीं कर सकते। तो अब लॉजिकली जब भी हमें रेशियो निकालना होता है तो हमें सेम क्वांटिटी चाहिए होती है रेशियो में, ठीक है? तो दैट इज वन पॉइंट। अनदर पॉइंट, रेशियो डिटरमाइन हाउ मेनी टाइम्स वन क्वांटिटी इज कंटेन्ड बाय अदर। कंपैरिजन तो यही बताएगा हमें कि एक के मुकाबले दूसरी क्वांटिटी कितनी है, दैट इज व्हाट कंपैरिजन इज, राइट? कंपैरिजन जो है वो दो ही चीजों का होगा, मतलब कि किसके पास, अगर हम रेशियो निकाल रहे हैं तो उससे हमें पता चल रहा है कि किसके पास पैसे किससे ज्यादा है, किसके पास रुपए किससे ज्यादा है, किसके पास वेजिटेबल्स को कंपैरिजन कर रहे हैं, कौन सी क्वांटिटी, मतलब एक इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ 1, अगर एक के पास 1 है तो किसी के पास 5 है, तो अगर एक के पास 1 है और 5 है तो दैट मेक्स अ कंपैरिजन, और ये हमें बताता है कि कितना गुना है, कितना मल्टीपल टाइम्स उसके पास है, कितने मल्टीपल टाइम्स कम है, राइट?
कितने मल्टीपल टाइम ज्यादा है, कितना उससे कंपैरेटिवली कम है. So order of the terms in a ratio A is to B is very very important. देखिए, तो कंपैरिजन इज मेक लाइक दिस कि जो ये रेशियो है 3:2, ये 3:2 ही है. अगर हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ये जो A के पास है ये 3 टॉफीज है और B के पास अगर ये 2 टॉफीज है, 2 फ्रेंड्स है A एंड B, और A के पास अगर 3 टॉफीज है और B के पास अगर 2 टॉफीज है, तो ये कंपैरिजन ये A को रिप्रेजेंट कर रहा है 3 एंड ये B के पास जो टॉफीज है उनको रिप्रेजेंट कर रहा है. अगर हम टॉफीज का कंपेयर करें, A के पास 3 टॉफीज है और B के पास 2 टॉफीज है, तो ये रेशियो क्या हो गई 3:2. और अगर हम इसको उल्टा कर दें, अगर हम इसको 2:3 कर दें, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि A के पास 2 टॉफीज है एंड B के पास 3 टॉफीज है, विच इज रॉन्ग. क्योंकि A के पास तो हम अगर ओरिजिनली देखें तो 3 टॉफीज है एंड B के पास 2 है. यहाँ पर इसने उल्टा कर दिया, A के पास 2 कर दिया और B के पास 3 कर दिया, विच इज रॉन्ग, विच इज रॉन्ग. तो जो ये प्रपोर्शन का जो ऑर्डर है रेशियो का वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको हम उल्टा नहीं कर सकते, हम इसको छेड़ नहीं सकते, इसको ऑर्डर नहीं बदल सकते, तो वो एज इट इज रहता है. नाउ लेट्स move further. The length of a rectangle is double of its breadth. तो it's double of its breadth. तो एक rectangle बनाते हैं. So now let's do some example of ratio. ठीक है, तो रेशियो के एग्जाम्पल क्या है. पहला एग्जाम्पल हमने लिया है जिसमें हम रेशियो को रिप्रेजेंट करेंगे. द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज डबल ऑफ इट्स ब्रेथ. तो हमें यहाँ पर एक रेशियो दी हुई है लेंथ की और ब्रेथ की. किसके? रेक्टेंगल की. तो रेक्टेंगल में हम जानते हैं कि जो 2 साइड्स होती है वो इक्वल होती है, जो ऑपोजिट साइड्स होती है, और जो एक सेट ऑफ साइड होता है वो दूसरी सेट ऑफ साइड से बड़ा या छोटा होता है. कंपैरेटिवली दोनों इक्वल नहीं होते, दोनों सेट ऑफ साइड्स, दोनों ऑपोजिट साइड्स जो होते हैं वो सेम साइज के होते हैं, लेकिन वो जो सेट होता है, जो इक्वल नंबर ऑफ साइड, जो इक्वल साइड्स का जो सेट होता है वो दूसरे वाले सेट से या तो बड़ा होगा या छोटा होगा. तो यहाँ पर क्या है, रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो ज्यादा है और जो ब्रेथ है वो कम है. ठीक है, तो हम इसको मानते हैं दिस इज लेंथ सपोज एंड दिस इज ब्रेथ. ये एक रेक्टेंगल हो गया, हमने इसको लेंथ माना और ये ब्रेथ है. ठीक है, ये जो है ये जो इसकी ब्रेथ है ये है क्या है ये, और ये है जो इसकी लेंथ है, ये जो लेंथ है इसकी, ये लेंथ जो है वो इस ब्रेथ से, ये जो ब्रेथ है हमारी इससे डबल है. ठीक है, तो जो हमारी लेंथ है और ब्रेथ है उनका क्या रेशियो हुआ. अगर लेंथ 2 है तो ब्रेथ 1 है, और फिर हम देखेंगे अगर लेंथ 2 है तो ब्रेथ 1 है, और हम देखेंगे कि ये जो 2 है ये इस 1 का डबल है. 2 1 का डबल है. कैसे? 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट 2. इट मींस 1 का जो डबल किया हमने तो हमारे पास 2 आ गया. अगर ये 4 होती तो ये क्या हो जाता 8. कैसे? यहाँ पर कंफ्यूज ना हो आप, इसलिए मैंने इसको सर्कल में डाल दिया. क्यों? क्योंकि अगर ब्रेथ 4 है तो उसका डबल कितना होगा, 4 × 2 8. तो ये प्रपोर्शन हो गया, ये रेशियो हो गई, सॉरी ये प्रपोर्शन, ये रेशियो हो गई, ये रेशियो हो गई. एक एग्जाम्पल में हमारे पास जो है ब्रेथ 1 है तो उसका डबल हो गया 2 लेंथ, और दूसरे एग्जाम्पल में हमारे पास अगर सपोज कीजिए ब्रेथ 4 है तो उसका जो डबल हुआ वो कितना हुआ 8, और वो हो गई हमारी लेंथ. इसको इन अदर वर्ड्स कहें कि अगर हमारे पास लेंथ डबल है तो उसकी हाफ क्या होगी, ब्रेथ. 2 का हाफ कितना हुआ 1 इसकी ब्रेथ हो गई, तो ये इसका रेशियो हो गया. और अगर हमारे पास लेंथ 8 है तो उसका हाफ कितना हुआ 4, तो ये उसका रेशियो हो गया. सो दैट इज इट्स रेशियो. तो ये हमने इन टर्म्स ऑफ रेशियो रिप्रेजेंट करा साइड्स को या फिर लेंथ और ब्रेथ को ऑफ अ रेक्टेंगल. नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. फॉर प्रिपेयरिंग टी 3 cups of water require 1 cup of milk. तो अब हमें बताना है मिल्क का और वाटर का रेशियो. तो अगर हमें मिल्क चाहिए होता है 3, मिल्क अगर हमें चाहिए 3 कप्स, तो वाटर हमें कितना चाहिए उस केस सिनेरियो में, सॉरी उल्टा हो गया ये. अगर मिल्क हमें चाहिए, अगर हमारे पास वाटर 3 कप्स है, वाटर इज 3 कप्स, तो मिल्क कितना होगा,
1 कप। अगर हमारे पास वाटर 3 कप्स है तो मिल्क कितना हो चाहिए हमें 1 कप। तो ये क्या हो गया इनका रेशो 3:1। सिंपल। जितना हमें वाटर चाहिए उसके रेशियो में हमें कितना मिल्क चाहिए। अगर हमारे पास 3 कप्स ऑफ वाटर है तो हमें 1 कप ऑफ मिल्क चाहिए। तो वाटर एंड मिल्क का जो रेशियो हुआ वो कितना हुआ 3:1। और ये जो 2 डॉट्स होते हैं ये रेशियो के साइन होता है। जैसे हम प्लस लिखते हैं, माइनस लिखते हैं, डिवीजन का एक साइन होता है, मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है, राइट। इसी तरह से रेशियो का भी एक साइन होता है, वो ये होता है, ये 2 डॉट्स ऊपर और नीचे, ठीक है। सो ये हो गया रेशो और इसको बोलेंगे 3:2 जो है इसका रेशो है। नाउ लेट्स गो फर्दर। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का क्या मतलब समझे थे हम। सिंपलेस्ट फॉर्म मीन्स कि जहां पर जो हमारे पास रेशियोज होती है, जो हमारे पास रेशियो में जो नंबर्स होते हैं, जब हम उन नंबर्स को सिंपलीफाई करते हैं तो जब वो एक ऐसी स्टेज पर पहुंच जाते हैं जहां पर उनका जो फैक्टर होता है, कॉमन फैक्टर जो होता है वो सिर्फ 1 होता है, उसके अलावा कोई नहीं होता है। तो वो और किसी नंबर से फर्दर डिवाइड हो ही नहीं सकते दोनों, उनका कोई कॉमन फैक्टर बचता ही नहीं है एक्सेप्ट 1। 1 को तो रहना ही है। 1 को क्यों रहना है, क्योंकि 1 जो है वो यूनिवर्सल फैक्टर है, वो तो किसी भी नंबर में कभी भी रहेगा ही, उसको आप एलिमिनेट नहीं कर सकते एज अ फैक्टर, इट इज ऑलवेज देयर। तो 1 को छोड़ के अगर कोई और नंबर है जो कि कॉमन फैक्टर है दोनों नंबर्स का और हम उसको सिंपलीफाई कर सकते हैं तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म में तब होगा जब 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। सो लेट्स सिंपलीफाई दीज टू रेशियोज व्हिच आर गिवन। पहला दिया है हमें 150:400। पहला रेशो हमें दिया है 150:400, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड करते हैं 150/400, इनको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, देखिए 0 से 0 कट गया, अब क्या रह गया हमारे पास 15/40। अब क्या इनमें कोई कॉमन फैक्टर है, देखिए हमने 5 के डिवीजन वाले रूल में क्या सीखा था कि जब कोई नंबर का जो यूनिटरी नंबर है या जो वंस की साइड का वाला जो डिजिट है अगर वो 5 या 0 है तो इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 5। दोनों में है, यहाँ पर 5 है यूनिट डिजिट में और यहाँ पर 0 है, इट मींस इनका कॉमन फैक्टर क्या है 5। ये भी 5 से डिवाइड होगा और ये भी 5 से डिवाइड होगा, 15 भी 5 से डिवाइड होगा और 40 भी 5 से डिवाइड होगा। तो करते हैं डिवाइड। 5 3 जा 40, 5 3 जा 15 and 5 8 are 14. Now, अब हमारे पास आया 3/8। अब ये 3/8 क्या इन दोनों में कोई और कॉमन फैक्टर है जो इनको काट सकता है, जो इनको डिवाइड कर सकता है, कोई ऐसा कॉमन नंबर सोचिए। 3 8 मेरे ख्याल से तो नहीं है, एक्चुअली में नहीं है, क्योंकि 3 के टेबल में 8 आता नहीं है और 8 और 3 जो है वो 8 से छोटा है। तो दोनों एक दूसरे के टेबल से उनके डिवीजन से कोई मतलब नहीं है, दूर दूर तो कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब है ही नहीं। तो कोई रिलेशन ही नहीं है कि वो किसी और नंबर से डिवाइड हो सके एक्सेप्ट 1। तो 1 ही इनके बीच में कॉमन फैक्टर बचता है। और अब ये आ गए हैं अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में, दिस रेशियो इज एक्सप्रेस्ड इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। So now it will become 3/8. This is what 150:400 का जो सिंपलेस्ट फॉर्म रहा वो क्या रहा 3:8। ओके, जहां पर 8 रिप्रेजेंट कर रहा है 400 को और 3 रिप्रेजेंट कर रहा है 150 को। नाउ लेट्स गो फॉर अनदर। वी हैव 27:57, सॉरी इसको हटा दीजिए, 57 इसको लेकर आना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो लिखिए 27 डिवाइडेड बाय 57। अब देखते हैं कि किससे डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड होगा। इनकी जो यूनिट डिजिट है वो सम नंबर डिजिट नहीं है, राइट, इवन डिजिट नहीं है, सॉरी। इनकी जो यूनिट डिजिट है वो इवन डिजिट नहीं है, तो इन एनी वेज इट इज नॉट पॉसिबल फॉर टू डिसाइड देयर, so it is not possible for us to divide any of these numbers by 2। तो जब 2 किसी का भी फैक्टर नहीं है तो कॉमन फैक्टर होने का सवाल ही नहीं उठता है, तो 2 तो नहीं है। 3, लेट्स ट्राई विथ 3। अगर हम 3 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, 27 तो सीधा चला ही जाएगा। 3
9 जा 27, ठीक है। ये तो डिवाइड हो गया सीधा सीधा। क्या ये होगा? यस। अब इसको छोटा सा कैसे करके देख लो। 57 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा 3 माइनस यहाँ पर आया 2 और ये आया 7, 3 9 जा 27 आ गया। जब हम 3 से इसको डिवाइड 57 को 3 से डिवाइड करेंगे विल गेट 19। तो जब हमें इनका कॉमन फैक्टर मिल गया 27 एंड 57 का जो कॉमन फैक्टर है दैट इज 3 से सिंप्लीफाई करा इसको तो क्या आया 9 इधर आया 19 इधर आया, तो अभी आ गया 9/19। नाउ is it divisible by any now is there any common factor? कोई कॉमन फैक्टर नजर आ रहा है आपको 9 और 19 में? 9 के तो फिर भी फैक्टर्स है 3, 9 के तो फिर भी फैक्टर्स है 1 के अलावा 3, मगर 19 का कोई फैक्टर है? 19 एक प्राइम नंबर है, इसका कोई फैक्टर नहीं है सिवाय 1 के। तो अब क्या बचा? 9 के तो कॉमन फैक्टर्स हो गए हैं हमारे पास 1 and 3, 19 का है 1 3 and 9, 19 का है 1 and 19 ओनली। ये खुद का एक फैक्टर है और एक 1 फैक्टर है। तो कोई कॉमन बचा? कोई भी कॉमन नहीं बचा, तो सिर्फ सिवाय 1 के। तो 1 इज द ओनली कॉमन फैक्टर। तो वही तो होता है जब सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आते हैं तो दोनों नंबर्स में सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होता है दैट इज 1। सो दैट इज इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हुई 9:19 where 9 is representing 27 and 19 is representing 57. So that's how it is. Now find the ratio of 24:84. That's the same thing that we did actually abhi. 24:84, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर देते हैं या फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए 25/84। देखो हम इसको 2 से तो डिवाइड कर ही सकते हैं, ये 4 से भी सीधा डिवाइड हो सकता है। तो 4 से अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो हमें बहुत इजी रहेगा इसको सिंप्लीफाई करना। तो करते हैं 4 6 जा 24, 4 यहाँ पे अगर जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। तो ये क्या आया यहाँ पर 6 and 21। अब क्या ये आगे और डिवाइड हो पा रहा है? इनमें कोई और कॉमन फैक्टर है जो उनको सिंप्लीफाई कर सके? है 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, बचा 2/7। Now is there any number which which is a common factor between these two numbers 2 and 7? No. So 2/7 is the simplest form. तो इनका जो रेशियो हुआ ये हुआ 2:7। Now let's take another example. दूसरा एग्जाम्पल है। अब देखिए हमने अभी क्या सीखा था कि हमारा जब भी हम रेशो के अंदर कंपेयर करते हैं, रेशो पे हम कोई भी नंबर्स को लिखते हैं तो वो सेम क्वांटिटी होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या है 200 ग्राम्स और 4 kg, ठीक है। तो अब हमें इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब या तो इन ग्राम्स को बनाएंगे हम केजी में या फिर केजी को बनाएंगे ग्राम्स में, बट दोनों सेम क्वांटिटी होनी चाहिए, ठीक है। और दोनों का जो मेजरिंग यूनिट है वो भी सेम होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं ग्राम्स बना लेते हैं। यहाँ पर 200 ग्राम्स तो 200 ग्राम्स ही रहे, राइट। और 4 kg कितना हो गया? 1 किलो में कितना होता है? 1000 ग्राम्स। तो 4 kg में कितना हुआ? 4000 ग्राम्स, है ना। ये कैसे आया? 1000 into 4, ये वाला 1000 into 4, तो ये 4000 ग्राम्स हो गया। अब इसको हम लिखेंगे यहाँ पर 200 ग्राम्स एंड ये क्या बन गया? 4 kg क्या बन गया? 4000 ग्राम्स। अब इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 2 0 से 2 0 कट गई, सिंप्लीफाई हो गया। अब ऊपर क्या बचा? 2, नीचे क्या बचा? 40, 2/40। इसको और सिंप्लीफाई कीजिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 0, तो ये हो गया 1/20। तो 1:20 is their proportion, 1:20 is their ratio, जिसमें 1 is representing 200 grams and 20 is representing 4 kg। Means ये जो 200 grams है
और ये जो 4 kg है इसका अगर हम कंपेयर करते हैं तो क्या है, ये 4 kg जो है ये 20 टाइम्स है 200 ग्राम्स के. सो दैट इज डन. लेट्स गो फर्दर. अब हम सीखेंगे कंपैरिजन. कंपैरिजन कैसे करते हैं. देखो बच्चों, कंपैरिजन बहुत ही इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग है. बहुत सिंपल है, आप करोगे आपको मजा आएगा. बहुत इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि उसको करने में मतलब इट्स जस्ट अ मल्टीप्लिकेशन दैट वी डू एंड वी जस्ट क्लियरली नो कि कौन सा नंबर जो रेशियो है वो बड़ा है, कौन सा छोटा है. बहुत सिंपल है. जैसे कि हम कोई गेम खेल रहे हैं, देखते हैं. हमारे पास दो रेशियो दी गई है, 5:12 and 3:8. लेट्स डू इट. राइट, ये दो रेशियो है 5:12. इनको हमने फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लिया. अब हम क्या करेंगे, गेम खेलेंगे. देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई. इसको यहाँ ले गए, इन दोनों को मिला दिया और यहाँ पे भी इन दोनों को मिला दिया. ठीक है, एक बड़ा सा एक्स बनाया. अब ये जो एक्स की दोनों साइड पे जो नंबर है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया. कर क्या रहे हैं, ये वाला न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर से और इसके न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो ये क्या हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई. तो क्या होगा, 5×8=40. ये वाला जो नंबर है ना ये ऊपर चला जाएगा. 5×8 हो गया. तो यहाँ पर कौन सा नंबर आ गया, 40. ये वाला नंबर ऊपर चला गया तो ये क्या हो गया, 12×3 इज 36. कौन सा वाला नंबर बड़ा है, 40 बड़ा है. 40 इज ग्रेटर देन 36. तो 40 मीन्स व्हाट, ये वाला जिसका ये न्यूमरेटर था. तो ये हो गया 5/12 इज बिगर देन 3/8. ये हो गया कंपैरिजन. इट्स जस्ट लाइक अ गेम. लेट्स ट्राई अनदर वन. दैट्स 7/6 एंड 24/9. सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं. ये देखो, इसको हम पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो सिंप्लीफाई करके हमें बता देगा 3×3=9, 3×8=24. ये 8/3 हो गया. अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, कोई फर्क नहीं पड़ा, हमने सिर्फ उस रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा है. सो नाउ द रेशियो विल रिमेन सेम. राइट, इसको कॉमन फैक्टर से अगर हम मल्टीप्लाई करते देखिए ना 8/3 को, तो इट विल गिव मी द सेम रिजल्ट. इससे 3 से दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इट विल गिव मी सेम थिंग. 24, 3×3=9 है ना. तो ये सेम चीज है. अब यहाँ पे भी हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया. ये जो नीचे वाला है ये ऊपर चला गया तो ये क्या बन गया, 21. कैसे, 7×3. और ये यहाँ पे जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है ऊपर चला गया तो क्या बन गया, ये 8×6=48. 8×6 which is bigger, this one is bigger. So which is that, 8 कहाँ है, ये 8/3 is bigger than 7/6. See how simple is to compare the ratios. Now let's go further. Now we will try to find equivalent ratio. ये भी बहुत ही आसान है, एक गेम जैसा है. देखते हैं कैसे मिलती है हमको इक्विवेलेंट रेशियो. नंबर हमने लिखा 6, रेशियो हमने लिखी 6/15. राइट, तो 6/15 में क्या हुआ, पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं. 3×2=6, 3×5=15. तो ये 2:5, ये इसका इक्विवेलेंट रेशियो ही है. राइट, मीन्स 2/5 इज इक्वल टू 6/15. और कैसे और लेकर आएंगे हम इक्विवेलेंट रेशियो, अगर हम इसको यहाँ पे कर दे 2×5 तो हम डिनोमिनेटर को भी सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ पे हमने डिवाइड करा है तो ये जो आया डिवाइड करके, मतलब 6 को अगर हमने 3 से डिवाइड करा तो 2 मिला. और 6 को अगर 6 को हमने 3 से डिवाइड करा तो हमें 2 मिला. बिल्कुल, अगर हमने न्यूमरेटर को भी 3 से डिवाइड करा है तो हम डिनोमिनेटर को भी, अगर हमने न्यूमरेटर को 3 से डिवाइड करा है तो डिनोमिनेटर को भी 3 से ही डिवाइड करेंगे. तो 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा. तो हमारे पास एक इक्विवेलेंट रेशियो आ गई. अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे. अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं न्यूमरेटर को, तो डिनोमिनेटर को भी 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे. तो क्या होगा, 5×2=10, 5×5=25. ये इसका इक्विवेलेंट रेशियो आ गया. अगर हम 6×15 की बात करें और अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो दोनों को ही 2 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा. तो हमारे पास इक्विवेलेंट रेशियो आ जाएगा 6×2=12, 5×2=30. This is equal to 6/15.
ये इक्विवेलेंट रेशो है, 10/25 भी इक्विवेलेंट रेशो है. So these all are equivalent ratio. In fact, 2/5 is also equivalent ratio. ये सब आपस में equivalent ratio है क्योंकि ये सेम ही नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई हुए हैं. So that's how we find equivalent ratio.